गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने अपना जो फर्स्ट चैप्टर था केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, 2 लेक्चर हमने अटेंड कर चुके हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला पार्ट हमारा था मैटर के बारे में, उसका क्लासिफिकेशन, और सेकंड लेक्चर भी हमने उसको आगे कंटिन्यू किया था। अब आगे जो है मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम थर्ड लेक्चर में अपनी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कपिल सिंह आपका बेहद स्वागत करता हूँ लर्निंग फोरम में। चलिए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने किसके बारे में डिस्कस किया था? मैटर के बारे में, ठीक है। मैटर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। अब मैटर की जो प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी चीज है, द प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी इजीली मेजर्ड बाय विदाउट चेंजिंग देयर कंपोजिशन, ठीक। तो सीधी सी डेफिनेशन है इसकी क्या? द प्रॉपर्टी which can be measured without changing their chemical composition, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम लोग मेजर कर ले बिना किसी उसके केमिकल चेंज के, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। अब एग्जांपल इसका ले सकते हैं हम लोग क्या, जैसे किसी भी सब्सटेंस का हमको लेंथ मेजर करना, ठीक है, उसका मास अगर मेजर करना, ठीक, उसके बाद हीट अगर मेजर करना या फिर टेम्परेचर मेजर करना, तो ये सारी चीजें क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब अगर हमको किसी, मान लीजिए एक चेयर की अगर लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए हमको उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से मेजरमेंट हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी की? द प्रॉपर्टी व्हिच कैन बी मेजर्ड विदाउट चेंजिंग देयर केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। अब हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टी 2 टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक। 2 चीजें, एक होता है हमारे पास क्या? क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। दो प्रॉपर्टी जैसे हमारे पास, पहले क्या है? क्वालिटेटिव और दूसरी क्या है? क्वांटिटेटिव। अब जैसे हम लोग बात करें क्वालिटेटिव, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जिसको हम लोग बिना किसी अपरेटस के मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमसे पूछा जाए कि कलर को मेजर करने के लिए हमारे पास अपरेटस की जरूरत नहीं होती, ठीक है। हम लोग देख करके बता सकते हैं किसका कलर ब्लू है। जैसे यहाँ पर देखना है आपको, ब्लू कलर से ये मार्कर लिखा हुआ है, ब्लैक से लिखा हुआ है, ये रेड से लिखा हुआ है। तो कलर एक टाइप की ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग अपने सेंस ऑफ ऑर्गन से महसूस करके, टच करके, टेस्ट करके, स्मेल करके, देख करके ये सब हम लोग बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ है। अब आते हैं क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में जो है ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको मेजर करने के लिए हमको क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि मास, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का मास होना चाहिए, तो मास के लिए 2 चीजें। पहली चीज क्या? एक चाहिए उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, प्लस मैग्नीट्यूड के अलावा जो है एक और चीज चाहिए, यूनिट, ठीक। तो अभी जो है मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हमको किसी ने बोला कि जाओ 2 किलो चावल लेकर आओ, ठीक है, तो 2 तो यूनिट हो गया उसका, ठीक है, 2 क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हो गया। और 2 केजी चावल जो है 2 किलोग्राम राइस, किलोग्राम क्या होगा? इसको यूनिट। अब जैसे हमने दाल लेके आना है, 2 दाल लेके आओ, 2 का मतलब हम नहीं समझ सकते,
ठीक है, या फिर हमको दे दिया कि मिल्क लेकर के आना है 2 लीटर, तो अगर मान लो केवल बोलते 2 मिल्क लेके आओ, तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज जिसको मेजर करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों चीजें जरूरी होती हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में 2 पार्ट हमारे हो गए। अब नेक्स्ट जो आता है, हम किसके बारे में बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। तो किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक। तो द प्रॉपर्टीज which can be measured by chemical change, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी। एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, पहला एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि अगर हम किसी सब्सटेंस की एसिडिक कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर चेक करना है, ठीक, तो एसिडिटी और बेसिसिटी, तो उसके लिए हम लोग को सबसे एक बेसिक प्रॉपर्टी जो है क्या करना पड़ता है, लिटमस टेस्ट, ठीक, लिटमस टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, वो लिटमस पेपर को रेड कर देगा, ठीक है, और बेस की प्रॉपर्टी क्या है, वो लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। मतलब कि कभी भी अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज चेक कर रहे हैं, एक और एग्जांपल ले सकते हैं क्या, कि मान लीजिए हमको दिया क्या कि N2 + 3H2 makes 2NH3, ठीक, ये रिएक्शन दी गई है। अब अगर हमसे ये पूछ लें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस अमाउंट में रिएक्ट करके, कितना अमाउंट में रिएक्ट करके अमोनिया बनाएंगे, ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी जो है इसके अंतर्गत आएंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें हमको केमिकल चेंज करके देखना पड़ता है, ठीक है, तभी ना। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, अब सीधे सीधे हम ये कहें कि अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड होते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के, हाइड्रोजन के बॉन्ड में 1 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड कंपाउंड होता है। और जो NH3 हमारा बनता है नाइट्रोजन, उसके बीच ऐसे H ये 3 बॉन्ड होते हैं, ये लोन पेयर होता है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए हमको जो है पूरा केमिकल के बारे में स्टडी करना पड़ेगा और उसमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंज देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मेजर हम लोग इजीली कर सकते हैं बिना किसी उसको केमिकल चेंज किए, तो वो क्या हो जाएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी। और जिसको अगर हमको चेक करने के लिए या केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए जरा सा भी कोई केमिकल चेंज करना पड़ा, ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। अब जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज 2 टाइप की होती है, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव के बारे में हमने ये डिस्कस किया कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम किसी एपरेटस से मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि टेस्ट की बात करें अगर, तो टेस्ट से जैसे मान लीजिए हम 2 इंसान हैं, ठीक है। अब अगर मान लो शरबत बना रहे हैं, ठीक है, तो एक हो सकता है ज्यादा चीनी डालेगा, दूसरा कम डालेगा, तो दूसरा वाला बोलेगा क्या कि मेरा शरबत तुमसे ज्यादा मीठा है, और दूसरा पहला वाला बोलेगा कम मीठा है, ठीक है, चलिए हो गया। लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितना मीठा, ठीक है, ये हम लोग नहीं बता सकते। उस केस में क्या करते हैं कि उस केस में वो वाली प्रॉपर्टी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती है, जिसमें टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, कलर हो गया, या फिर टच करके उसको कुछ बता सकते हैं, ऑर्डर हो गया, ये सारी चीजें किसके आती हैं, हमारी क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अब जैसे हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव, तो उसमें जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, ठीक, तो इन सबको मेजर करने के लिए, ठीक है, जो क्वालिटेटिव यूनिट है हमारे पास या क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, 2 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज क्या, एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, और दूसरा जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, उसकी यूनिट होनी चाहिए, ठीक। तो मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड तो ये कह सकते हैं हम लोग कि ये नंबर है, ठीक है।
मैग्नीट्यूड का मतलब ये नंबर है, नंबर है। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल क्या, एग्जांपल ये दे सकते हैं कि 5 kg राइस हो गया हमारे पास, ठीक है, या फिर 6 लीटर मिल्क हो गया, ठीक, या फिर 5 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, ठीक। तो यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं, ठीक है, नंबर कौन कौन से, जैसे यहाँ पर नंबर कौन हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये सारे क्या है, मैग्नीट्यूड है इसके, ये सारे क्या है, मैग्नीट्यूड है इसके, ठीक है। और ये जो राइस केजी में दिया है, ठीक है, ये लीटर में दिया है और ये किलोमीटर में दिया है, तो ये सारे हमारे पास क्या हो गया, यूनिट हो गए, ठीक है। तो अब कोई भी क्वालिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी है या क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। तो मेजर करने के लिए क्या, फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल quantitative property we have some extra, we have some system of unit, ठीक। हमारे पास क्या है कि फंडामेंटल जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल, हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, या फिर इसको एसआई सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमारे पास क्या होता है कि 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज आती है, ठीक है। जो फिजिकल क्वांटिटी हमने बात की कौन कौन सी, 7 फंडामेंटल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास आती है, ठीक है। यहाँ क्या है, 7 बेसिक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक। 7 हमारे पास बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज आती है, कौन कौन सी आती है, सबसे पहले आएगा लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद आएगा हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला की यूनिट होती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, और भी कई सारे, वो अभी हम लोग तुरंत इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमको मेजर करना है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है हमारे पास क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में, ठीक, 2 तरीके, एक होता है बेसिक यूनिट या फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक। यूनिट भी कह सकते हैं और क्वांटिटी भी कह सकते हैं, ठीक। तो एक होगा फंडामेंटल या बेसिक यूनिट और दूसरा होगा डिराइव्ड, ठीक है। तो फंडामेंटल ऐसे जो क्या है हमारे पास, कौन कौन सा है, लेंथ है, ठीक, लेंथ, मास है, ठीक, टाइम है, उसके बाद टेम्परेचर है, टेम्परेचर आता है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट, हो गया, फिर उसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ठीक है, जो उसका डिनोशन साइन है वो क्या है, L, इसका मास m, इसका टाइम t, टेम्परेचर कैपिटल T,
इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल से डिनोट होता है, ठीक। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग इसको N से डिनोट करते हैं, इसको I B से करते हैं, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, हम लोग लिख देते हैं। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, मीटर। मास की यूनिट किलोग्राम, ठीक। टाइम की यूनिट सेकंड होती है और टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर, एम्पियर होती है, ठीक। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, कैंडेला, कैंडेला, ठीक है। अब ये तो हो गई इसकी यूनिट। अब यूनिट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये भी हमको देखना पड़ेगा। जैसे मीटर किससे लिखते हैं, एम से, किलोग्राम को केजी से लिखते हैं, ठीक। सेकंड को एस से लिखते हैं, केल्विन को के से लिखते हैं, ठीक। एम्पियर को ए से लिखते हैं, मोल को MOL लिखते हैं, ठीक है। केल्विन को CV। तो ये हमारे पास जो है 7 बेसिक क्वांटिटी हो गई, ठीक है। 7 बेसिक क्वांटिटी हो गई। कौन कौन सी, पहला लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं which can comes or derived from or with the help of fundamental quantities, fundamental quantity, ठीक है। ये हो गया हमारे पास डिराइव्ड। अब अगर ये देखें तो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, यूनिट एंड मेजरमेंट, तो उसमें ये सारी चीजें एकदम डिटेल में दी है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में हमको क्या चीजें पढ़नी है, ये सारी चीजें हमको नहीं पढ़नी। केमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है, पहली चीज तो लेंथ पढ़ना है। क्यों, क्योंकि लेंथ का हमारे पास क्या यूज होता है, लेंथ का यूज होता है हमारा वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है। तो हमको जो है लेंथ से रिलेटेड वॉल्यूमेट्रिक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लेंथ हमको पढ़ना है। सेकंड थिंग हमको क्या करना है, मास। हम लोग केमिकल कंपाउंड का मास मेजर करेंगे, तो मास हमको पढ़ना है। टाइम से कोई नहीं पढ़ना, टाइम हमारे लिए कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, ठीक है। टेम्परेचर बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री में टेम्परेचर का बहुत बड़ा इफेक्ट है ना, तो टेम्परेचर भी हमको पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट का भी हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब किससे है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है हमारे पास, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके बारे में हम लोग को सबसे ज्यादा चीजें देखनी है। बेसिक यूनिट की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट हमारे पास किसके पास है, मोल से है। अब जितनी ये बेसिक क्वांटिटीज हैं, इन्हीं से रिलेटेड डिराइव्ड क्वांटिटी आपको पढ़नी है। कौन कौन सी, डिराइव्ड क्वांटिटी में ये कह सकते हैं कि क्या क्या करना है। फंडामेंटल यूनिट में, फंडामेंटल में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है मास और वेट पढ़ना, ठीक है। मास एंड वेट, मास एंड वेट, ठीक। दूसरा पॉइंट में क्या पढ़ना है, टेम्परेचर पढ़ना है, टेम्परेचर, ठीक। और डिराइव्ड फॉर्म में क्या पढ़ना है, डिराइव्ड फॉर्म में पढ़ना है वॉल्यूम एंड डेंसिटी, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम एंड डेंसिटी ये पढ़ना है हम लोग को। तो इतनी चीजें जो है हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है। मास एंड वेट पढ़ना है, टेम्परेचर पढ़ना है, वॉल्यूम एंड डेंसिटी पढ़ना है, ठीक है। तो ये मास और वेट क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं मास, टेम्परेचर, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है। और वॉल्यूम एंड डेंसिटी क्या है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो पहले आप लोग इतना नोट करिए, फिर हम लोग जो है अपने फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर आते हैं, ठीक। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी हमको पढ़ना है मास के बारे में, ठीक। मास एंड वेट के बारे में।
एकदम डिटेल में इसको देखेंगे, एकदम बेसिक चीजें हैं, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से कैसे जो है मास आ गया, कैसे वेट आ गया, सब के बारे में। ठीक, तो पहली हमारी जो क्वांटिटी है वो है मास एंड वेट। ठीक, मास एंड वेट। तो सबसे पहले मास क्या है इसके बारे में डेफिनेशन हमारी क्या है मास की। अब जैसे शुरुआत में हमने क्या देखा था मैटर के बारे में, ठीक है। तो मैटर में क्या था, मैटर में मास हमने यूज किया था, ठीक, एनीथिंग व्हिच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है। तो ये मैटर की डेफिनेशन होती है, ठीक। तो उसी में मास की भी डेफिनेशन होती है, क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ मैटर। तो क्या बोलेंगे हम लोग, मास बोल देंगे। तो यहां पे सीधे से वही डेफिनेशन यूज हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ मैटर present in any substance is known as mass of that substance। अब कुछ प्रॉपर्टीज है मास की, क्या कि पहली प्रॉपर्टी क्या है, it is constant property। इसका कहने का मतलब क्या है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस, वो क्या है, उसको हम लोग मास बोल देंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि इट इज अ कांस्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब मास अगर कहें तो कांस्टेंट है, वेरी नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ खड़े हैं तो अगर मान लीजिए कि मेरा वेट 60 kg है यहाँ पर, ठीक, अगर मैं लखनऊ चला जाता हूँ तो वहां पर भी 60 kg रहेगा, ठीक है। अगर मैं यूएसए चला जाता हूँ तो वहां पर भी 60 kg रहेगा, ठीक है। अगर मैं अंटार्कटिका पे चला जाता हूँ या आर्कटिक पे चला जाता हूँ तो वहां पर भी मेरा मास 60 kg ही रहेगा। या फिर मैं चांद पर चला जाऊँ, मंगल ग्रह पर चला जाऊँ तो वहां पर भी मेरा मेरा मास 60 kg ही रहेगा, ठीक है। तो मास जो है वो चेंज नहीं होता, ये हम लोग कह रहे हैं पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि यूनिट ऑफ मास, मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम, ठीक, किलोग्राम। दो हमारे पास यूनिट है, किलोग्राम, ग्राम, या और भी सारे फुट, पाउंड, अलग अलग सिस्टम में, कोई वेरियस सिस्टम्स के बारे में आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक। तो यूनिट मास क्या होती है, किलोग्राम। अब ये मास के बारे में डिस्कशन हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा वेट के बारे में बात करते हैं, ठीक। वेट थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक। अब वेट डेफिनेशन क्या है, द फोर्स exerted by gravity to any body is called weight of that body, ठीक। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी टू एनी बॉडी इज कॉल्ड वेट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में देखते हैं, क्यों, तो ये कहां से ये फोर्स आ गया, ठीक है। अब जैसे मान लो कि एकदम स्टार्टिंग पॉइंट चले जाए, मान लीजिए कि क्लास 10th में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या, कि अगर दो पॉइंट हैं या दो मासेस हैं, एक मास ये हो गया हमारे पास, ठीक है, एक मास ये दूसरा हो गया, ठीक है। मान लो इसका मास कितना है, इसका मास है m1 हो गया, ठीक है, इसका मास m2 हो गया, ठीक। और इन दोनों को जो है r डिस्टेंस पे हमने रख दिया, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता था, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू Gm1 m2 by r स्क्वायर, ठीक। F इज इक्वल टू Gm1 by 2 by r स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 क्या है, दोनों का मास है, और r क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक। अब अगर हम ये कहें
कि फोर्स की वैल्यू क्या है, फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m1 और m2 के, और फोर्स की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। ठीक, ये साफ साफ हमको दिख रहा है। तो अगर इसी की हेल्प लेते हुए हम क्या करें, इसको हम अर्थ मान लें ये, और ये कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने ऊपर से नीचे ले जाना है। ठीक, ये मान लो अर्थ का सेंटर है, अर्थ का मास क्या हो गया, m हो गया, और इसका मास क्या हो गया, m स्मॉल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब हम लोग करेंगे क्या, सीधे से ठीक है, हम लोग को क्या करना है कि मान लीजिए इसका मास m ही है, इसका मास m है, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये मान लेते हैं हम लोग r। ठीक, r इसके बीच की डिस्टेंस है। तो अगर सेम फार्मूला हम यहां पे लगाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F = gm1 m2/r²। ठीक, अगर इन दोनों की बात करें तो m1 की वैल्यू तो चलिए मान लीजिए एक ये डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर है। ठीक, अगर इसको हम ऐसे नीचे छोड़ दें, ठीक है, तो ये गिर जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि जहां पर हम इसको गिरा रहे हैं, ठीक है, वो तो अर्थ है, अब अर्थ का मास और इसका मास नेग्लिजिबल होगा अर्थ के कंपैरिजन में इसका मास, इसलिए अगर ये कहें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही है, अब पहला वाला मान लीजिए m है और ये क्या है, m ही हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला तो m हो गया और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, m ही हो जाएगा, m मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ तो बहुत ज्यादा है ना, तो जब मास ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, अगर कोई भी एक छोटा सा ड्रॉप भी अगर होता है, वाटर ड्रॉपलेट, उसको भी अगर हम छोड़ेंगे तो वो भी डायरेक्ट काफी ज्यादा फोर्स से नीचे जाता है। ठीक है, तो यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जो अर्थ खींचता है ग्रेविटी का, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, वही क्या है, ऑब्जेक्ट का वेट होता है। ठीक है, और वेट के बारे में क्या चीजें कह सकते हैं हम लोग कि वेट वेरिएबल होता है हमारा। ठीक है, अगर वेट वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे अगर हम वेट अपना नापे तो अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 60 kg है, अगर मान लो अंटार्कटिका पे आर्कटिका पोल्स पर चले जाएं तो वहां पर वेट हमारा डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग वेट आ जाएगा। ठीक, अगर मंगल ग्रह पर चले जाएं तो वहां पर g की वैल्यू अलग हो जाएगी, स्मॉल g की वैल्यू, ठीक है, तो वहां अलग हो जाएगा। ठीक, अगर चांद पर चले जाएं तो वहां अलग हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि फोर्स की वैल्यू डायरेक्ट अगर ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है तो वेट क्या हो जाएगा हमारा, वेट पहले से जगह वेरिएबल टर्म हो जाएगा, वेरिएबल टर्म हो जाएगा। पहला पॉइंट इसका हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट ऑफ वेट, ये हमारे पास हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन क्यों, क्योंकि जो फोर्स की यूनिट होगी वही वेट की यूनिट हो जाएगी। अब ये कहें कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो किस फोर्स से एक्सर्ट करेगा, m मास * g ग्रेविटी। ठीक, अब g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ग्रेविटी की वैल्यू हो गई। इसी फोर्स से सारे ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, अब टेम्परेचर क्या है, जो बेसिक डेफिनेशन है टेम्परेचर की क्या है, इट मेजर हॉटनेस। ठीक, हॉटनेस मेजर करें, तो इसकी डेफिनेशन ये है। अब टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास तीन टर्म हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि तीन हमारे पास थर्मोमीटर हैं मेनली, जो आज के टर्म में यूज होते हैं आज के टाइम में। क्या है, केल्विन स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल और डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। तीन हमारे पास जो है टर्म है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले आता है सेल्सियस, फिर आता है केल्विन, फिर आता है फ़ारेनहाइट। ठीक, फ़ारेनहाइट। तीन हमारे पास टर्म है। अब तीनों का अलग अलग हम लोगों ने थर्मोमीटर बना देना सीधे बस। तो पहला ये बना देते हैं, दूसरा ये बना देते हैं, तीसरा ये बना देते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि तीनों टेम्परेचर, ये हो गया मान लो सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस हो गया, ये डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया,
और ये केल्विन। ठीक, तीन तरीके से हम लोग टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मान लीजिए हमारे पास जो डिग्री सेल्सियस है उसका लोवेस्ट पॉइंट कितना होता है? लोवेस्ट पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट का लोवेस्ट पॉइंट ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन का लोवेस्ट पॉइंट कितना होता है? 273.15 केल्विन। ठीक है, अब अगर हाईएस्ट पॉइंट पे चले जाए हम लोग तो क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पर क्या हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब केल्विन कितना हो जाएगा? 373.15 केल्विन। ठीक है, अब नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर कितना है हमारे पास? यहाँ पर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर यहाँ पे आएंगे तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कन्वर्जन वाला फॉर्मूला बताई देंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 298.15 केल्विन। ठीक है, इस तरीके से अगर बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो कितना होता है? 98.6 होता है फ़ारेनहाइट। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग। ठीक है, तो ये टेम्परेचर हमारे पास वेरिएशन ये होगा डिग्री सेल्सियस का। ये कितना है? इसको बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस को आइस पॉइंट या फिर और फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट किसका? ऑफ वाटर। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर। ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक, और यहां पे जो हमने एक वैल्यू मेजर की, ये क्या है? ये है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक, ये हो गया हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अब ये तीनों अलग अलग स्केल है हमारे पास। ठीक है, अब एक तरीका तो ये हो गया कि तीनों स्केल के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक, एक होता है तीनों स्केल का आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे होगा। ठीक है, तो उसके लिए दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। कौन कौन से? पहला फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए डिग्री केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ये होता है 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक, पहला फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है F डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 30। एक फॉर्मूला। ठीक, दो फॉर्मूले हमारे पास, दोनों से हेल्प से जो है हम लोग इंटर कन्वर्जन एक दूसरे से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर सेल्सियस से हमको फ़ारेनहाइट में जाना है, फिर फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना है। अगर मान लीजिए दोनों को अगर आप एक में कर दें, जैसे मान लीजिए डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो उससे भी हम लोग टेम्परेचर का वेरिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक, तो अब जो है हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसको हम लोग केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना था, क्या क्या? पहला था मास और वेट और दूसरा टेम्परेचर। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है वॉल्यूम और डेंसिटी। वॉल्यूम और डेंसिटी की बात करेंगे हम लोग ये नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी तक तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में वॉल्यूम डेंसिटी की बात करेंगे, प्लस उसके बाद जो है मेजरमेंट हमारा हो गया। अब कैसे जो है कोई भी सब्सटेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, तो उसके मेजरमेंट के लिए अलग अलग तरीके देखने हैं हम लोग को, प्लस सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। ठीक, और कैसे जो है कैलकुलेशन होता है उसका, ये सब जा करके तब हम लास्ट जो हमारा टॉपिक आएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि जो हाफ पार्ट है उसका लास्ट आएगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये सारी चीजें जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तक का जो पार्ट है ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो यहाँ तक का चीजें कंप्लीट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।